अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। अभी परसों 14 जो सानहा काना है उसके अंदर 14 बच्चों की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई होगी कि एक और बच्चे की तदफीन की ज़रूरत पेश आ गई है। एक और नन्ही कली जो हुक्मरान और आवाम की बेहसी है उसके मलबे तले दबकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। 8 साला अब्दुल्ला किसके हाथ पर अपना जो है वो खून का जो तलाश करेगा कि उसका क्या कसूर था, क्यों वो स्कूल में था, क्यों वो समर कैंप में जो है वो उसके वालिदैन ने उसे भेजा। ये ऐसे सवालात हैं जिसको मतलब मैं तो चूँकि मैं ख़ुद बाप हूँ, मेरे लिए तकलीफ़ देह है। एक नन्ही कली जो है वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी मतलब मैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मैं अल्फाज अदा करूँ इस सारे मामले के ऊपर। और सबसे बड़ा मामला ये है, अभी परसों एक वाक़या हुआ, 14 बच्चों की ज़िंदगी जो है वो नन्ही कलियाँ जो हैं वो मुरझा गईं। उसके बावजूद वो स्कूल वाले समर कैंप चला रहे हैं, कोई एजुकेशन ऑफिसर उनको देख नहीं रहा, कोई बिल्डिंग कंट्रोल चेक नहीं कर रहा। नीचे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तीसरी मंजिल पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। आखिर ये क्या है, इस मुआशरे को क्या होता चला जा रहा है? यहाँ हम ये बात करते हैं, वहाँ मैं देख रहा होता हूँ विजुअल्स आते हैं कि जनाब एक जिसे कह लें ऑफ रोड डाला लेकर कोई साहब जो है वो दरियाए कुनार के अंदर घुसे हुए हैं, टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में वो जो है वहाँ पे जा रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ कि जी मुझे नज़र आता है कि जनाब विजुअल्स के वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है और पता ये चलता है कि जी आसमानी बिजली गिरी और ये जो सैलाब की सूरत बनी हुई है इसमें 11 बंदे हलाक हो गए हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ बहस क्या है, हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, प्राइम टाइम शोज़ के अंदर डिबेट्स क्या हैं? डिबेट्स हैं कि जनाब अडियाला जेल के बाहर क्या होगा, वहाँ जी सीएम साहब बैठे हैं, वहाँ अलीमा खान साहिबा बैठी हैं, वो जी हमारे जो 4 चीफ मिनिस्टर आज जो हैं वो जुडिशरी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर वहाँ ठंडे कमरे के अंदर बैठ कर वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब हमने जो जेल के जो प्रिजन के जो मामलात हैं वो किस तरह से देखने हैं। चीफ जस्टिस साहब भी वहाँ मौजूद है, ठीक है, वो भी एक ज़रूरी काम है। लेकिन ये जो हमारे आम आदमी के मसले हैं, आम आदमी के मसाइल हैं, इस पर कौन तवज्जो देगा? क्या ये सीएम की जिम्मेदारी नहीं है? लोकल गवर्नमेंट्स आने नहीं देते, सूबे तैयार नहीं हैं। जिस सूबे ने इलेक्शन करवा लिए हैं और अगर को बन गई हैं वहाँ इख्तियार नहीं है कौंसलर्स के पास। कुछ सूबे वो तैयार नहीं है इस बात के ऊपर कि वो बल्दियाती इंतखाबात करा के बल्दियाती जो जिसे कह लीजिए अगर नहीं इंतज़ाम संभाला जाता पूरे सूबे का तो आप बल्दियात जो है वो उसका एक टीयर है वो उसको इन प्लेस ले आए। लेकिन मुझे तो मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि जिन लोगों से ये वोट लेकर, जिनसे वादे वईद कर कर ये आते हैं, वो जो लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं, ठंडी जो असम्बली की आप इमारत देखें बिल्कुल वहाँ पर ऐसी यकबस्ता चल रहा होता है, वहाँ पर नुमाइंदगी हो रही होती है, लेकिन उस अवाम की नुमाइंदगी या उसके मसाइल के ऊपर हमें गुफ्तगू कम ही नज़र आती है, जिनके वोटों से आते हैं, जिनसे वादे वईद ये करते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तक महफूज नहीं होती। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है उज़्मा करदार साहिबा ने। आपका बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा। जुल्फ़िकार बदर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से हम नुमाइंदगी करेंगे। शाहजाद फारूकी साहब हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं और जो मुजाहिद जाफरी हैं डायरेक्टर रिपोर्टिंग है 89 न्यूज़ के। सबसे पहले मैं मुजाहिद जाफरी साहब आपके पास आऊँगा, एक तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये जो इस वक्त ये वाक़या हुआ है, वाक़यात तो होते रहते हैं, हमने तो उसकी रिपोर्ट भी देख ली जो काना वाली है कि जी बस ऊपर वो वज़न ज़्यादा था इस वजह से गार्डर टी जो है ना वो स्लिप हो गया, कसूर किसी का भी नहीं है, शायद मेरा और आपका है कि हम शायद मीडिया के ऊपर बैठकर इन अवामी मसाइल को उस तरह से डिस्कस नहीं करते जो कि होने चाहिए। आपको क्या लगता है जो आज का वाक़या है मुगलपुरा में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? सर देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ शेयर किया और ज़िम्मेदार तो हमेशा गवर्नमेंट ही होती है। ये जो कल वाला इंसिडेंट है वो तो एक बड़ा सानहा है, लेकिन ये भी कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। इसमें जो 10 साला बच्चा है, 8-10 साला बच्चा अबू बकर, उसकी डेथ हुई है और कुछ लोग 3-4 से 5 लोग ज़ख्मी हैं। बचत सिर्फ ये हुई है कि उस वक्त स्कूल में बच्चे जो है छुट्टी थी, अंदर नहीं थे। अंदर अगर बच्चे होते तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ भी आपको बच्चों की अल्लाह ना करे हलाकतें देखने को मिलती। वो छुट्टियाँ थी और कुछ देर पहले स्टूडेंट्स वहाँ से निकल गए, अभी बहुत थोड़े से वहाँ थे जिनमें से ये गली में से गुजर रहे थे। और गुड लक ये थी कि जो ये 2 मंजिला मकान है अल नसर स्कूल के साथ एक एडजस्टेंट उन्होंने जगह ली है, एक्सपैंड कर रहे थे स्कूल को,
तो वो ऊपर वाली बालाई मंजिल के ऊपर एक और मंजिल है। स्कूल एक्सपेंड करते ये ध्यान नहीं रखते कि जी बच्चों को बिठाकर स्कूल एक्सपेंड किया जाता है या कंस्ट्रक्शन कराई जाती है। और समर कैंप तो 30 जून तक के बाद तो इजाजत ही नहीं थी। आज 2 जुलाई है, कल किसी ने चेक नहीं किया कि वो समर कैंप चल रहा है या नहीं चल रहा, आज फिर वो चल रहा है, बच्चे स्कूल आए हुए हैं। सर समर कैंप जहाँ तक ताल्लुक है तो ये प्राइवेट स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर का, वो आप पंजाबी में समझाऊँ तो दिहाड़ी प्रोग्राम है। तो ये पैसे आने चाहिए क्योंकि नॉर्मली छुट्टियां जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। इंसानी जो जान है जिसको हम कीमती कहते हैं वो कीमती नहीं रही अब। सर कीमती जानों की अगर परवाह होती तो हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे होते। कीमती जानों की अगर परवाह होती तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होता। उनके पास एनालिस्ट होते तमाम स्कूल। ये जो स्कूल है ये भी कहीं रजिस्टर नहीं है, तो अच्छा। वो जो ट्यूशन सेंटर था वो भी कहीं रजिस्टर नहीं। अब ट्यूशन सेंटर एक बड़ा अलमिया तो नहीं, मैं इसे कहूँगा मजबूरी भी है। देखिए अगर हम अपने बच्चे को अगर स्कूल के बाद कहीं पढ़ाना चाहते हैं तो नॉर्मली इसके लिए एकेडमीज़ बनी हुई है जहां बच्चे जाते हैं और वहां स्कूल्स के और दूसरी जगहों के टीचर्स हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं। ये जो बच्चे पढ़ते हैं ये 200, 300, 500 रुपये फीस वाले बच्चे हैं जो ट्यूशन लेते हैं, और ऐसे ही एक टीचर के साथ ही एक टीचर 35 आपका कहने का मतलब गरीब बच्चे की जिंदगी जो है वो कीमती नहीं है। जी सर, बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आता है। आपने देखा है अगर कीमती होती तो ये जो जहां ये हादसा हुआ है, जब ये इसका लेंटर डला, अब ये लेंटर गिरा है ना, ऊपर वाला उन्होंने लेंटर खोला है तो वो लेंटर टूटकर नीचे वाले लेंटर पर गिरा, जो नीचे ले गया सारा, पहली मंजिल से भी नीचे फर्श तक सारा मलबा चला गया। अगर वहां बच्चे होते अंदर, स्कूल के जो बच्चे की डेथ हुई है ये गली में से गुजर रहा था, कुछ मलबा गली में गिरा बाहर, तो उसकी वजह से इस बच्चे की डेथ हुई है। अगर अंदर बच्चे होते उस वक्त तो बहुत बड़ा सानिया होता। मैं ये अर्ज कर रहा था कोई डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारी को उस तरह नहीं निभा रहा जिस तरह निभाना चाहिए। नॉर्मली पुलिस क्या पुलिस करेगी, इस पे आमतौर पे आप तो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, ठेकेदार को पकड़ लिया, लेकिन होगा क्या, बेल हो जाएगी। सर ये कोई ऐसे मुकदमा तो नहीं है जो नॉन बेलेबल होंगे, और जब कोर्ट में जाकर एविडेंस देना पड़ता है, जो तफ्तीशी होता है, जो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करेगा, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि ये ठेकेदार की या इस घर वाले की गफलत है। जब तक बियॉन्ड दी शेडो ऑफ डाउट वो साबित नहीं कर लेगा उस वक्त तक उसको सजा नहीं होगी। सर वो तो फिर मुश्किल ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कन्विक्शन रेट यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो फिर जब देखते हैं कि कन्विक्शन ऐसे नहीं होती, एक बंदा से आपके इलाके में से पकड़ा जाता है, पुलिस ले जाती है, 4 दिन बाद वो वापस आ जाता है बेल करा के, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका असर रसूख खत्म हो जाएगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उस इलाके में। सर लोग उससे और ज्यादा डरेंगे। उस्मा कारदार साहिबा, मैं अगर हुकूमत की बात करूंगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसका एक्चुअल कसूरवार कौन है। क्योंकि जो 14 बच्चे शहीद हुए सानिया काना के, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि किसी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ऊपर जो मट्टी का वजन था वो ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से वो छत गिर गई है। वो ट्यूशन सेंटर वहाँ क्यों बना, वहाँ पे किसने उसको इजाज़त दी, वहाँ पर जो एक्चुअली SOPs होते हैं, अदरवाइज बिल्डिंग कंट्रोल के भी होते हैं ना, वहाँ को फायर सेफ्टी है ना, वहाँ पर कोई हवा का कोई तरीक़ेकार है कि कोई खुला एरिया हो जिसके अंदर ये हो सारा कुछ हो सकता हो। उसी तरह से जो आज का वाक़या हुआ है इसके अंदर भी जो है वो बच्चे, ये मुजाहिद साहब बता रहे हैं कि बच्चे निकल गए, अगर उनको छुट्टी ना हुई होती तो खुदा ना खास्ता 250 बच्चा कह रहे हैं वहाँ पर समर कैंप में मौजूद था आज के दिन। तो अगर ये इस किस्म का हादसा होगा, आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर, हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिल खराश ये वाक़या था, अभी भी हमारे दिल दुखे में हैं। आप कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार कौन है। देखिए मैं कहाँ से शुरू करूँ। हम सब ट्रैवल करते हैं, हम सब बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सिस्टम से मुराद ये है, ठीक है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन जो कम हैं अपने से हम ज़रा कंपेयर करें, उधर भी जो एक जो सिस्टम है वो उसके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ये जो फायर डिपार्टमेंट की जो सेफ्टी मेजर्स हैं, आपने कराची में देखा कितने गुल प्लाजा हो, कितने इस तरह के साने हुए हैं, और वो आखिर में यही पता चलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत करने की कोशिश की, और वो साहब जो थे हमारे पंजाब के मुर्तज़ा साहब जो हैं वो फरमाते हैं अगर ये वाक़या वहाँ हुआ होता
से मतलब कराची में हुआ था तो न जाने अब तक क्या हो चुका होता। और जो कुछ सानिया गोल प्लाजा है या वो फैक्ट्री की आग, एक हम याद है आज वो सारे बरी हो गए हैं, वो सारे बरी में नहीं है। और उसके देखे ना खुद से जल गया। उसके जो रिपोर्ट आई थी वो ये कहती थी कि कई 100 घर ऐसे हैं या बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि खतरनाक हैं, लेकिन उसमें कोई ना पूछने वाला है, ना कोई वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, पता नहीं कौन एनओसीज देता है, कौन नहीं देता है, किस तरह से ये लोग अपने घर बना लेते हैं, ये बाहर आप नहीं कर सकते। सैकड़ों इमारतें लाहौर में भी इस वक्त इस हालत में, हजारों हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों कर लें। देखें एक उसके अलावा साथ तो देखें ना, एक होता है कि आप गरीब हैं ज़रूर हैं, लेकिन वो भी जब अपने लिए जब घर बनाते हैं तो वो, अब झुग्गियों में भी लोग रहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन वो अपने लिए जब बंदोबस्त करते हैं तो वो अपनी जानो माल तो हर एक को अजीज़ है ना, और रियासत तो महाजाई की तरह होती है, एट द एंड ऑफ द डे तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए अब मरियम नवाज साहिबा ने ये जो मेरा घर मेरी छत का शुरू किया था, आपको पता है पिछले अदवार में ये जो 50 लाख नौकरियां थी और 1 करोड़ घर थे, हमें तो कोई एक भी नज़र नहीं आया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अभी तक अपना ये जो इनका जो इनिशिएटिव है, वो तो ठीक है, वो तो आम आदमी को घर तो देंगे आप। 1,80,000 घर ये भी चेक करना पड़ेगा, ये मेरा घर मेरी छत से तो लेके घर नहीं बना रहे थे, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें जी। वो चलो ये गलत बहस है, मकसद करेगा चलो रिहायशी इमारत तो अपनी जगह है, ये तो लोगों ने जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की है कोई चेक नहीं करता। एक्चुअली चेक बहुत कुछ होता है, मैं बताने लगा हूँ, चेक बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उसके ऊपर आंखें क्यों बंद की जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा हमारा पूरा सिस्टम जो है वो उसमें कमजोरियां हैं, कुछ ले कुछ दे करके हर चीज यहाँ पे मुमकिन हो जाती है। आपने अगर कोई नक्शा पास कराना है तो कोई आप अंडरहैंड तरीके से, कोई जो ये रिश्वत लेने वाले देने वाले, इसीलिए उन पे लानत है। हमारे मुल्क में कुछ भी कराना होगा ना, थोड़े से आप इधर से उधर पैसे दे के आप वो करवा लेंगे। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, उसको ठीक करना बहरहाल हुकूमतों का काम है। इसके लिए बहुत सख्ती चाहिए, इसके लिए डंडा चाहिए। आप एफबीआर से शुरू हो जाएं भाई, डंडा मतलब हम लोग इंस्पेक्टर्स की जेबें, पैरा फोर्स से ज्यादा डंडा आप क्या, आप मुझे बताइए कि जहां पर कभी नेफे के अंदर पिस्तौल चल जाता है, कभी जो है आपके सामने है सारा कुछ, लेकिन अब उसके बावजूद भी चीजें काबू में नहीं, तो फिर क्या होगा? ये एलडीए जो है ये इनका मेरे ख्याल में इनके दायरा कार में भी शामिल है कि ये जाके हर घर का इंस्पेक्शन करें, और जिस सोसाइटी में जो घर है, अब जैसा मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ तो वहाँ उस सोसाइटी के बाय लॉज के मुताबिक हमें घर बनाने पड़ते हैं। ये एलडीए नहीं करेगा सर, देखें एलडीए के ऊपर आपको फिर एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। एलडीए के तो एलडीए ये करके ही तो पैसे कमाता है, ये मुतलका महकमों को पता है ये सारा कुछ, ये उनकी नाक के नीचे ही होता है, उनकी इजाजत के बगैर ये नहीं हो सकता। आप यहाँ पर मेरे सामने इस रोड के ऊपर एक रेडी खड़ी करके दिखाएं, उसके बाद देखें क्या हाल होता है उस रेडी के साथ। नहीं कर सकते आप जब तक कि आप या तो आप बासर हैं या आप पैसे देने के आपके अंदर इस्तात है और उसको मैनेज करने की इस्तात है। जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव मरियम नवाज साहिबा ने की थी, ये किसी की मजाल या हिम्मत नहीं थी कि पहले वो कर जाए। जी मुझे पता है, मौसम नकवी साहब ने भी हाथ खड़े किए थे, कायदा कानून के मुताबिक चीज कर नहीं पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लूपहोल्स बहुत ज्यादा है। फिर क्या करें उज़मा साहिबा, मुस्लिम लीग हुकूमत जो है अगर उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं कर पाते तो फिर किस तरह कर लेंगे? लेकिन थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। क्या सख्ती करेंगे आप? देखिए एक तो ये है कि हमारा पूरा निज़ाम ऐसा है कि गुर्बत की लकीर के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ये जो खातून थी, अगर वो इस तरह से 200 300 400 दे के ट्यूशन पढ़ा रही थी तो अपनी इनकम सप्लीमेंट कर रही थी ना, मेहनत कर रही थी। उनको ये प्यार तो नहीं दिया ना कि वो लोगों के बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल दें। लेकिन जिन लोगों ने वो बच्चे अपने जिसकी जिम्मेदारी थी उसने जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? नहीं, लेकिन देखो ना, वो उसको तो नहीं पता कि ये छत जो है वो इतनी कमजोर है कि वो नीचे आके गिर पड़ेगी। असल जो कल्प्रिट हैं वो जिन्होंने ये बनाई, जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की, लैंटर खोला उन्होंने, ऊपर वाला लैंटर खोला, नया लैंटर। काना की बात कर रहे हैं आप, गोलपुरा की बात कर रहे थे। आप दोनों की बात नहीं, दोनों में से मसला क्या है? ये दोनों डिफेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन के डिफेक्ट है सर, लेकिन कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है। मैं कसूरवार उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ठहराऊंगी।
वो क्यों नहीं निकलते? लेकिन रिपोर्ट में तो उनको क्लियर कर दिया है, रिपोर्ट में तो उनकी जिम्मेदारी डाली ही नहीं गई, वो तो उस बंदे की जिम्मेदारी डाल दी है कि जनाब वजन इसने मट्टी ज्यादा डाली है इसलिए हो गया। सर यही मैं आपको समझाने लगा था, जहां काना में ये वाकया हुआ है वो भी एलडीए की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो लोकल कॉर्पोरेशन उसको चेक करती है, और वो लेस डेवलप्ड एरिया, एक गांव टाइप एरिया होता है, वो मरियम नवाज साहिबा भी मेरे ख्याल जहां हल्के से मजबूत और इलेक्ट हुई पक्के घर मुश्किल से होते हैं। मरियम नवाज साहिबा का वही हल्का उन्होंने होल्ड रखा था ना, जहां से जी सर, ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वहां से जीते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का वो हल्का है जहां पे ये वाकया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का लास्ट इलेक्शंस में मैंने कवर किया था, तो ये काने से लेके तो वो बेदियां तक, बल्कि बॉर्डर तक जो है आखिरी गांव तक उनका इलाका था, जो जहां से बड़ी तादाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट लिए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के हल्के में उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है कि यहाँ कानून कितना फॉलो हो रहा है, बिल्डिंग वाले इंस्पेक्टर्स हों, चाहे वो एजुकेशन वाले हों। ना कि जो हमारी कच्ची आबादी है वो किसके अंडर आती हैं? कोई मुझे ये इस पहले बात ये आपने बताना है उस्मा साहिबा, ये हुकूमत ने बताना है। मतलब देखिए ना, मैंने तो नहीं बताना। नहीं, आपने नहीं बताना। तो देखिए, मैं लेजिस्लेटर डिपार्टमेंट तो है जिसके अंडर ही आती है। देखिए ना, मैं लेजिस्लेटर नहीं हूं। अगर कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, हर दो सूरतों के अंदर अगर कानून चाहिए तो आपने देना है, और चूंकि पावर्स भी आपने रखी हुई है, सीएम साहिबा अपने पावर्स जो है वो बल्दियात को भी देने को तैयार नहीं है। कानून तो गंदे नाले में नहीं देने को तैयार। आपने फुटेज देखी है, वो नाले में एक कसूरवार फिर उन्हीं को ठहराया जाएगा। पुलिस उसके पीछे नहीं गई। बाहर किसी मुल्क में आप दरख्त नहीं कोई काट सकते, आप कोई एक दरवाजा नहीं ऐड कर सकते। यहाँ क्यों कर सकते हैं उस्मा साहिबा? इसका जवाब हुकूमत ने देना है। जिसका दो दिल करता है वो उठा के कर रहे हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत उस पर क्या करेगी मुझे बताएं। डिफेंस में नहीं कर सकते, आप याद रखिएगा, एरिया टू एरिया वेरी करता है सर। तो इसका मतलब ये है ना कि जो डिसिप्लिन है, जहां डिसिप्लिन कायम हो सकता है, मोटरवे पे हो सकता है, जहां कायम किया जाता है वहां पर डिसिप्लिन कायम हो जाता है। वही कह रही हूं, सख्ती करनी पड़ेगी। अब बंदा क्या है, सख्ती करनी पड़ेगी। तो अब कौन करेगा सख्ती? आपकी हुकूमत करेगी सख्ती? मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक टांग देती हैं सारों को, वो किसी को स्पेयर नहीं करती हैं, वो नेग्लिजेंस को तो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करती। सर अगर मैडम मरियम साहिबा सीएम साहिबा इतना ध्यान करती तो वो शायद वो जहाज ना लेती और ये पैसे गरीबों की फलाह के लिए या एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स पे खर्चती। सर मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे। देखें वो अब ये इस तरह के दो बिल्कुल फर्क चीजें। उन्होंने जो भी अपना इनिशिएटिव दिया है 140 इनिशिएटिव, वो कमजोर तबके के लिए, वो हिम्मत कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो। मैडम मैं आपको उनके 96 प्रोजेक्ट्स का पिछले दिखाऊंगा, आगे मेरा घर मेरी छत हो, वो धीरानी हो, बिल्कुल फारग है। जो गाड़ियां ली हैं वो भी खड़ी हैं, खराब हो रही हैं। मैं आपको एक एक चीज लाके दिखा सकता हूं। थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इस पे आर्गुमेंट शुरू हो चुका है कि कुछ चीजें जो है बहुत ही कॉस्मेटिक किस्म की जरूर है। और इश्तिहार की जहां तक बात है, मुझे एक मामला जो है ये भी बहुत ज्यादा है कि सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर भी आर्गुमेंट अब हाई कोर्ट ने डिटेल्स तलब कर ली है सर, होना शुरू हो चुका हुआ है। रीट हुई है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डिटेल्स तलब कर ली है। गवर्नमेंट से कहा है तमाम इश्तिहारी मुहिम और तमाम तर अखराजात जो एडवर्टीजमेंट या ऐसी सिलसिले में खर्च हुई हैं, उन तमाम की डिटेल्स लेके आए। तो अदालत में ये काम शुरू हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, अदालत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। जी, उसके बाद बहुत सारे उम्मीदें खुलेंगे सर। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, जब वो लिमिट एक्सीड करती है कि आप हर चीज हर जगह, देखिए मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई थी, वहां कोई इश्तिहार नहीं भी था तो सबको पता है, उसको कोई निगेट नहीं कर सकता। वो उनके क्रेडिट पे रही, बावजूद उसके अंदर उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ बहुत से इश्यूज थे। पीपल्स पार्टी ने उसके डिजाइन को भी चेंज किया, उसके बावजूद वो जब बनी। ये अब जिस तरह मैं आपको मुहर्रम की बात बता दूं, फिर आप जरूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझे याद है परवेज राय साहब जब इससे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने एक इंतहाई नेगेटिव कैंपेन की थी अपने एडवर्सरीज के खिलाफ, और एक्सटेंसिव कैंपेन की थी, जिसका लोगों ने रिएक्ट ये किया था कि उन्होंने उनको डिस्क्रेडिट कर दिया था। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एक्सेसिव भी जो है, अल्टीमेटली वो आप टारगेट बन जाते हैं ना, वो भी कोई जरूरत नहीं है उसकी जितनी की जा रही है। सेल्फ प्रोजेक्शन जो है वो भी एक लिमिटेड, उसके साथ तो बात समझ में आती है, लेकिन हर जगह तस्वीर, हर जगह नाम, हर चीज के ऊपर नाम, या सिर्फ नवाज शरीफ का नाम या मरियम साहबा का नाम, इससे भी थोड़ा सा लोगों के अंदर रिजेंटमेंट पैदा होना शुरू हो चुकी है। एक थोड़ा सा लोगो है जो उनकी पूरी तस्वीर भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमने चोर रास्ता निकाल दिया ना। देखें, अगर कोई चोर रास्ता जो हम झटका मसाला काम में झटका ये हम काम कर लेने हैं, जो चोर रास्ता कर लिया, अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं भाई हमें तो उसमें क्या हरज क्या है? अगर वो थोड़ी सी लोगो उनके अब जिस तरह वो
जो इस दफ़ा जो आशूरा में इतने लोग खुश थे, पूरे उनको लंच बॉक्सेस मिले, उनको पूरी ड्रिंक्स, हर चीज उनके लिए देखी गई। मैडम जी, आशूरा पे कभी ड्रिंक्स की इनकी जरूरत नहीं हुई, वहां बहुत ढेर होता है। ये ना कहें, ये ना कहें, बिल्कुल जरूरत होती है। आशूरा पे कभी जरूरत नहीं है, आशूरा पे इतना वहां पे लंगर, इतनी न्याज होती है कि कोई ये इनकी जरूरत नहीं है। तो अपनी शोबाजी के लिए मैंने शोबाजी के लिए नहीं किया, मैं खुद वहां पे गई थी और वहां पे हजारों लोगों ने वो पानी भी लिया, हजारों लोगों ने खाना भी खाया, और वो सारी जो स्प्रे गन्स हैं उनसे टेम्परेचर भी नीचे। ये देखें, इंतजामी तौर पे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लें को अच्छी चीज को, तो आप अच्छा समझ करने वाली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो है नाजायज तजावुजात में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप लोग किसी अच्छी चीज को भी आप जो है ना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। मैं तो उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट सिर्फ ये है, देखें ये प्रायोरिटी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जाफरी साहब एक्चुअली कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद ये आप प्रायोरिटाइज करें। अगर फर्ज करें, इसको मैं इस तरह से बता देता हूं कि फर्ज करें आपको कहीं पता चले कि अगर मैंने यहां पर सिर्फ पानी और लंगर जो है जहां पे जब अबंडेंस के साथ मौजूद है, यानी वहां कमी नहीं होती, कुछ मौजूद नहीं था। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है, आपका जो भी होगा फर्ज कीजिए वहां बांटना है, या वो पैसा या वो रिसोर्सेज जो है वहां देने हैं जहां किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी के लिए बेहतर हो सकता है। देखिए वो भी एक बड़ी हाई रिस्क सिक्योरिटी की सिचुएशन होती है, वहां पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी जाती है, और इस गर्मी की हालत में लोगों को लुक आफ्टर करना भी हुकूमत का काम है। सिंध के वजीर आला ने जो इंतजाम सिंध में किए, जो केपीके के वजीर आला ने केपीके में किए, जो बलूचिस्तान आप उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, कोई अच्छी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कर लेना यही कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में भाई वो उनके अपना एक मौका है। बलूचिस्तान में अगर कोई वाकया नहीं हुआ और पंजाब में कोई वाकया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये काम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ठीक हुआ। मैं जो बात उनको कह रहा था वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बात करें कि हमारा सिस्टम कमजोर है, हमारे सिस्टम को ठीक करना। मैं मुझे देखिए, अब आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं दोबारा वापस आ जाता हूं, पुलिस रिफॉर्म पे आ जाते हैं। मैं जुल्फिकार बदर साहब, ये जो बात की जा रही है कि सिस्टम कमजोर है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये सिस्टम हुकूमत ने ठीक नहीं करना, तो क्या मैंने ठीक करना है या आम आदमी ने ठीक करना है? सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है ना, हुकूमत वक्त की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि अगर सिस्टम खराब है तो सिस्टम को ठीक किसने करना है? सिस्टम को ठीक सिस्टम के अंदर रहने वाले लोगों ने करना है, बाहर से आके लोग तो नहीं सिस्टम को ठीक कर सकते। तो जो गवर्नमेंट बैठी है या जो लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, या उन सब की ये जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए और सिस्टम के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाए, ट्रांसपेरेंसी लेके आई जाए, ताकि ये सिस्टम ठीक हो। और ये सिस्टम जिन्होंने ठीक करना है वही ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि असल जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो ब्यूरोक्रेसी का काम है, और ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस स्ट्रांग हो सकता है, और आप हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख अगर ये सकते सारा हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी ने करना है तो फिर हमें हुकूमतों की क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं जाके वोट डालता हूं, मैं किसी साहब को जो है वो चाहे उसके पास पहले जो है वो करोला के अंदर फिर रहा होता है और उसके बाद आप देखते हैं कि V8 के अंदर फिर रहे होते हैं, जब वजारतें मिल जाती हैं, जो पीछे जो है उनके पीछे चार जो है वो ऑफ रोड डाले लगे होते हैं, मैं गुजर नहीं सकता, वो मेरे सामने, मैं उसके लिए आधा घंटा, मैं उन नुमाइंदों के लिए, उन वज़रा के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर। तो बात जो हुकूमत फिर ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत दे देनी चाहिए। मैंने इलेक्ट करके, मैंने असेंबलियां चला के, या हमने इन असेंबलियों का क्या करना है? जब हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं जाके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो वो महफूज नहीं है, वहां छतें गिर रही हैं। नौशाद साहब, आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं, इसमें पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, पर उनकी जिम्मेदारी कम है। दे आर द पॉलिसी मेकर्स, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कंट्रोल तो सारा अपने हाथ में है। हालत यह है कि दिल करे तो मैं बल्दियाती मैं जो निजाम बनाऊं उसके अंदर भी मैं सारा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को दे दूं, चूंकि मुझे कंट्रोल रखना है, मुझे अवामी नुमाइंदगी को मैंने अपने हिसाब से चलाना है और ब्यूरोक्रेसी को दे के सारा कुछ चलवाना है, तो फिर मैं वो इख्तियार भी देने को तैयार नहीं हूं। इख्तियार भी मैंने सारे अपने पास रखे हैं। देखिए नौशाद साहब, बात यह है कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो बहुत वीक है, वो हुकूमत में बैठे हों या हुकूमत से बाहर हों। असल हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी की है,
पार्लियामेंटेरियंस जो सियासतदान आते हैं उनका बड़ा थोड़ा टाइम होता है, 5 साल के लिए आए चले गए। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप ये जो बात कर रहे हैं कि कोई डाला लेके जा रहा है, कोई 4-4 गार्ड है, 8-8 गार्ड है, V8 है, तो ये ऐसे लोग जो अगर उनके पास पहले दिन से ये चीजें नहीं है और वो हुकूमत में आके ये कमाते हैं, उनके ऊपर चेक होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आया कि कभी आपने ये नोट किया कि 17वें ग्रेड का जब अफसर या पहले ग्रेड का अफसर 16वें ग्रेड तक तरक्की करके जाता है, उसके एहसासों में कितनी जो है इंक्रीज होता है, और 17वें ग्रेड का CSP अफसर जब आता है तो वो 22वें ग्रेड तक जाता है तो उसके एहसासों में कितनी इंक्रीज हुआ होता है। देखिए, ये बात को समझना है कि इसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। अब ये जो आपने बात की कि जी ये बल्दियाती निजाम बनाया जा रहा है, ये बल्दियाती निजाम एक हुकूमत की कमजोरी या खराबी नहीं है। ये बल्दियाती निजाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आती है कि बल्दियाती निजाम क्यों नहीं बना, क्यों कमजोर है, और ब्यूरोक्रेसी को पावर क्यों दी जाती है। एक डिक्टेटर के दौर में आके पावर इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदों को दी जाती थी, तो अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हुई है तो वो ब्यूरोक्रेसी को पावर्स क्यों नहीं दे रही? आप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? आप क्यों इलेक्टेड नुमाइंदों को पावर क्यों नहीं देते? ब्यूरोक्रेट्स को क्यों देते हैं? यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आप भी मुझे ऊपर चेक एंड बैलेंस हो सके और चीजों को आगे चलाया जा सके। कुछ अरसे से करनी तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ अरसे से एक नया ट्रेंड आया है, पॉलिसी को बनाना, गवर्नेंस को ड्राइव करना और इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को रखना, उसकी स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना, ये सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की भी है, पार्लियामेंटेरियंस की भी है, सियासतदानों की भी है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। आप इसमें सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर को कहेंगे कि जी वो जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। मेरी बात एक नजर सुन लीजिएगा। मैं ब्यूरोक्रेसी रियासत को कंट्रोल करने के लिए अपनी नुमाइंदगी भेजता हूं असेंबली के अंदर। मैं वोट इसलिए नहीं देता कि मुझे आप यहां बैठ के बताएंगे कि जी वो जी बस ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, उज़मा साहिबा बताएंगी बस जी निजाम खराब है। मैं आपको वोट देता हूं कि आप असेंबली में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को जहां कंट्रोल करना है, उसको अकाउंटेबल बनाना है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, या आपने जो ये निजाम है इसको दुरुस्त करना है, इसलिए वोट दे के भेजता हूं। अगर ये सारे काम जो है वो आपने मेरे से पूछने हैं या एक दूसरे पे मलबा डालना है और इन दी एंड कोई फायदा मुझे या आम आदमी को नहीं है, तो फिर मुझे ये बताइए कि मेरा वोट दे के आपको यहां से करोला से निकाल के V8 में बिठाने का क्या मकसद है? उन पुरतईश गाड़ियों में आप फिर के इंजॉय करते हैं, वुज़रा सियासतदान वो वुज़रा आज़म बनते हैं, वो वुज़रा आला बनते हैं, वो गवर्नर बनते हैं, वो तमाम जो आसाइशें आप इंजॉय करते हैं वो इसलिए आसाइशें इंजॉय करते हैं कि आप मेरी मुस्तकबिल के लिए, मेरी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा या मेरे ज़िंदगी को महफूज रखने का तो कम से कम काम कर लेंगे। अब तो मेरी ज़िंदगी भी महफूज नहीं है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी महफूज नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस जगह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, क्या उसकी छत जो है वो कब गिर जाएगी, क्या उसको रास्ते में आते हुए कोई अगवा तो नहीं कर लेगा, क्या कोई जो उसको खाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं दे देगा, क्या वहां पे स्कूलों के अंदर जो है वो ड्रग्स तो नहीं बिक रही होगी। तो मेरी जो जिंदगी क्या है, मेरे लिए कौन काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। इस मुल्क के अंदर सियासतदान सिर्फ अडियाला जेल की और एक दूसरे पे इल्जामात की बात कर रहे हैं। आप सारा दिन देखेंगे बात होगी इन तमाम प्राइम टाइम शोज के अंदर, अगर गुफ्तगू होगी वो ये होगी कि नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पीपल्स पार्टी नून लीग पर डालती है, नून लीग पीटीआई पर डालती है, पीटीआई पीपल्स पार्टी पर डालती है। मेरा सवाल यह है, वो उस वजीर का मैं क्या करूं जो आके सिर्फ सवाल पूछता है? अब ये नया ट्रेंड आया है इस मुल्क के अंदर के वज़रा सवाल उठाते हैं कि जी ये कैसे। भाई आपका काम डिलीवर करना है, आपका काम हमें वो देना है जिसके लिए हमने आपको नुमाइंदगी देकर असेंबलियों में भेजा है। हमें तो वो डिलीवर नहीं हो रहा, तो उसकी जिम्मेदारी मैं किस पे डालूं? मुझे बता दीजिए, मुझे जिम्मेदार ठहरा लीजिए कि मेरा कसूर यह है कि इसका सारे का कसूर जो है वो मीडिया का, कि मीडिया उन इश्यूज पे बात नहीं करता। क्या सिर्फ मीडिया का कसूर है? उन लोगों का कसूर नहीं है जो इलेक्ट होकर जाते हैं, जो उस अवाम की नुमाइंदगी को एक्चुअली इंसल्ट करते हैं असेंबलियों में जाने के बाद। किसी को ख्याल नहीं है कि कौन सी लेजिस्लेशन चाहिए। मैं मैकेनिक के पास चला जाऊं, मुझे लूट लेता है, मुझे को पूछने वाला नहीं। मैं किसी जगह जाके बात नहीं कर सकता कि जी मुझे 2000 की 10 पढ़नी थी, वो जो 4000 की पड़ी। आपको पता है मोटरसाइकिल पंक्चर
30 जून तक से पहले 100 रुपए का पंक्चर था जो 130 रुपए का हो गया। एक दिन के अंदर 30% इजाफा हुआ। एक बिस्किट का पैकेट 40 रुपए का था जो एक दिन के अंदर 25% इजाफे के साथ 50 रुपए का हो गया। इस मुल्क में कौन पूछेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी मुझे बता दीजिए। कोई सियासतदान इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली तो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन आपकी बात में से जवाब दे रहा हूं कि ये हुकूमत तो बड़ी कमजोर है, वो चाहे सूबों के अंदर है या फेडरल गवर्नमेंट में है। उसकी हुकूमत लेटे क्यों है अगर कमजोर है? हो गई है उसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी कमजोर हो गई है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनको पता ही नहीं होता उनके पास इख्तियारात क्या है, और उनके इख्तियारात को ब्यूरोक्रेसी यूज करती है। उनको ये पता होना चाहिए उन्होंने लेजिस्लेशन करनी क्या है और कैसी लेजिस्लेशन करके उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ आना है। जब वो लेजिस्लेशन ही नहीं करते या जो लेजिस्लेशन हो गई हुई है जी हमने देखी है लेजिस्लेशन सर। वो शिजा फातिमा साहिबा एक बिल उनकी तरफ से आया था, वो भी लेजिस्लेशन सबने देखी है। एक बिल अभी ये पंजाब में आया था जिसके ऊपर स्पीकर साहब जो है वो चीखे मार रहे थे, वो भी लेजिस्लेशन देखी है। तो लेजिस्लेशन तो ये हो रही है इस मुल्क के अंदर। सर असल में ना ये पॉलिटिकल और वेस्टर्न इंटरेस्ट की बात है। जो पॉलिटिशियन है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट की वजह से ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होती है, उनको कोई नहीं पूछ सकता, वो अपना फायदा। अभी ये जो स्पीकर साहब वाला फड्डा पड़ा है ये क्या है? ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना सर। पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे ही वो खड़े हुए हैं और उनकी अपनी ही जमात के अंदर फिक्रेबाजी। और आपने देखा कि आपका कहने का मकसद ये है तो सर पीछे अगर वेस्टर्न इंटरेस्ट ना होता या पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना होता तो बिल पास हो जाता। सर मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस बात पर फड्डा हुआ जो बजाहिर सामने आया हाउस में, आपने देखा कि स्पीकर साहब जो है बारी बारी क्लास ले रहे थे मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की। क्यों ले रहे थे क्लास? असल में तो उन्होंने तहरीके इस्तेहकाक के तहत उसको बुलवाया था डीपीओ को, वो आया भी, उसने अपना बयान भी दिया, लेकिन डीपीओ जो है वो उसने उनकी उस तरह बात नहीं मानी। इसका मतलब है उसने दूसरी पार्टी की बात मान ली है। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं अपने अपने, तब इनकी आपस की लड़ाइयों में अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होती है, वो जो दिल करे फिर करती है। जब आप जो मैं बात कर रहा हूं जुल्फकार साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मुझे थोड़ा ब्रेक। बात ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है। नहीं मैं ब्यूरोक्रेसी पे भी बात करते हैं सर। मुझे तो बाहर है वो कमजोर है। ठीक है, मैं ये जब ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये बात जरूर करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है। वो जो हुकूमतें इलेक्ट होकर आती हैं, जो जिम्मेदारी लेती हैं, जो ये क्लेम पर आती हैं कि हम अवाम का मुस्तकबिल संवारेंगे, हम उनकी जानों को महफूज बनाएंगे और इसीलिए अवाम उनको मुंतखब करती है, तो जो वो वादे करके आए क्या उनको उस वक्त नहीं पता कि मुल्क का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं कर सकते, वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कर सकते? वो फिर हार मानकर पीछे क्यों नहीं जाते? वो इलेक्ट होकर आते क्यों हैं? हुकूमतों में बैठते क्यों हैं? वो अपोजिशन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमतों के काबू में नहीं है। जुल्फ़िकार बदर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी खैबर पख्तूनख्वा के उस मामले को भी डिस्कस करना है कि मॉनसून शुरू हो चुका, इसकी तैयारी वज़ीर आज़म साहब ने कल बयान दिया, और अगरचे ये काम 2 माह पहले होना चाहिए था। मॉनसून शुरू होता है, हमें याद आता है, हम इंतज़ार करते हैं अब हादसे का, हादसा हो ताकि जो जिस तरह का हादसा हो उस तरह की कोई कार्रवाई डाल के हम आवाम को सेटिस्फाई कर दें। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है हर डिपार्टमेंट के लिए, मैं ये कह रहा हूं, वो नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में हादसा जन्म लेते हैं और फिर हम सिर्फ हादसा के ऊपर अपनी जो है सियासत चमकाते हैं। इस पर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले आप जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है जुल्फ़िकार बदर साहब। एक काम मैं नहीं कर सकता, मुझे मालूम है कि ये मेरे वश से बाहर है, मैं उस काम को हाथ नहीं डालता, मैं उससे कन्नी कतरा लेता हूं, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। इस मुल्क के अंदर हर शख्स वजीर आजम बनना चाहता है, वजीर आला बनना चाहता है। हम तो सुन भी रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा चेंज हो रही है, वजीर साहब चेंज हो रहे हैं, बहुत सी इस तरह की बातें सुनने में हमें मिलती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये कर नहीं सकते, आपने बैठ के बेबसी की तरह, मेरी तरह आपने भी बेबसी का इजहार करना है, तो फिर आप सियासत करते क्यों हैं? देखिए, सियासत जो है ना वो आपका ऑब्वियसली ये नेचुरल फिनोमिना है। पहली चीज ये है कि इसमें आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें, और दूसरी चीज ये होती है जो भी सियासत करता है वो पावर में आना चाहता है, और पावर में आके वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई डिलीवर कर सकूं। ये बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा और कोई बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं होता सियासत के अंदर। जो लोग इसके अंदर प्लस आके
कोई करप्शन करता है, कोई पैसा बनाता है, वो मिस यूज ऑफ पावर करता है, उसका फिर एक अलग क्राइटेरिया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, अच्छा, मुझे लगता है कि सियासत में सिर्फ लोग आते आते ही इसलिए हैं। मैं माजरत चाहूंगा, ये जरा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मुझे अफसोस है कि मुझे मुंह से निकल गया इस तरह की बात, मुझे शायद जज्बात के तहत निकल गई, मुझे मेंड करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि ज्यादातर लोगों का मतमाए नजर कुछ इसी तरह का है कि वो अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपनी फैमिली को एलिवेट करने के लिए, अपने मकासद पूरे करने के लिए आते हैं। अवाम की तो खिदमत का मामला जो है ना, वो पता नहीं नारों में ही रह गया है। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, मैं भी बात करना चाह रही हूं। मैंने जो देखी है ना सियासत बचपन से, वो तो अवाम की खिदमत की सियासत थी। मेरे वालिद ने तो मिशनरी वर्क के तौर पे सियासत शुरू की, स्टूडेंट लीडर के तौर पे, और उन्होंने सारी जिंदगी एक ही पार्टी के साथ, एक ही लीडरशिप के साथ 50 साल गुजारे, और एक ही खानदान के साथ। तो उनका तो मिशन बड़ा सीधा था कि अवाम की खिदमत करनी है। उसमें अगर वो 50 सालों में 5 साल हुकूमत में रहे और 45 साल ऑपोजिशन में रहे और जदोजहद करते रहे, तो हमें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि हमें लगे कि अवाम की खिदमत नहीं करनी। आज भी जो लोग हमारे पास आते हैं, वो हम हुकूमत में हो या ना हो, लोगों की जिस हद तक खिदमत कर सकते हैं फी सबिलिल्लाह करते हैं। ये तो है बेसिक क्राइटेरिया। पिछले कोई 15-20 साल 25 साल के अंदर आप देखें कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आके, बहुत सारे लोग जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं या कैपिटलिस्ट है, उन्होंने सियासत का रुख किया और वो आके सियासत को उन्होंने कारोबार बना लिया। अब जब ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोग आप पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, तो वो जो लोग खिदमत करने आए थे, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लोग थे, वो दबते गए, पैसे की सियासत आती गई, और आज की सियासत में आप सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग जो पावर में आते हैं या इलेक्शन लड़के आते हैं, हम वोट डालते हैं, वो करते कुछ नहीं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी डीलर ज्यादातर आ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, फिर वो इलेक्टेड होके पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेजिस्लेशन का होता क्या है, और उन्होंने इतनी कमजोर पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर वो आए होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको काम ही नहीं करने देना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनका ड्यू प्रोसेस से गुजर के नहीं आए होते। तो फिर कसूरवार वही सियासतदान है ना। पॉलिटिकल वर्कर के अंदर, एक पॉलिटिकल वर्कर के अंदर जो साल जदोजहद करके आता है, और एक बहुत सारे ऐसे अब एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी की कोई इंडस्ट्री है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा कारोबारी आदमी है, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, उस्मा साहिबा भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, मैं चाह रहा हूं कुछ थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दिया जाए। मुझे तो ऐसे वैसे लगा था जब उन्होंने कैपिटलिस्ट और सनतकार की बात की, मुझे लगा सर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं जुल्फिकार बदर साहब, लेकिन बार ये अज़राहे तफन्नुन बात की गई थी। जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो, जी, मकसद सिर्फ इस बात का ये है कि उन्होंने भी आखिर में कसूरवार सियासतदानों को ही ठहराया, चाहे जो आज सियासतदानों के भेस में है या अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं असम्बलियों में वही लोग हैं जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सनतकार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बड़े हैं, वो अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करते हैं, आवाम की बात नहीं कर पाते। आपने पता नहीं शायद वो सुना है कि नहीं माकूला, कि जो बदतरीन जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। जी जी, ठीक है, ठीक है। उसकी एक वजह होती है, जमहूरियत जो है ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने सारे सियासतदानों को खड़ा कर दिया ना कटहरे में, हम सब कटहरे में खड़े हुए हैं, बदर साहब भी, मैं भी, और आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। करके दिखाएं कोई सवाल जवाब किसी ब्यूरोक्रेट से, आप करके दिखाएं। आपने करना है? नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस चीज से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो हम कल वहां होंगे, कल इधर नहीं तो हम उधर होंगे, उधर नहीं तो हम उधर होंगे, हमें कोई नहीं खराब कर सकता। इसीलिए तो हम मेंबर असेंबली बनाते हैं कि वो उनको कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपको पार्टीशन पे ले जाना चाह रही हूँ। पाकिस्तान जब बना था तो वो सियासत की वजह से बना था, कायदे आजम सियासतदान थे, ठीक है। तो आप सियासतदानों को इस तरह से रद्द ना करें। आप कह रहे हैं ना कि सियासत, हर बुराई सियासतदान में, मेरा पॉइंट, लेकिन ये सियासतदान है और सियासत है जिसकी वजह से आज आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। नहीं, वो ठीक है, वो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि कायदे आजम ने ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि अगर आप समझते हैं कि यू हैव कम टू रूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान,
वो बिल्कुल गलत बात है। आप आए हैं उनको सर्व करने, तो आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त करें। क्या आज आप उनसे सर्व करवा रहे हैं? यही तो मसला है ना, कि वो जो माइंडसेट है वो सर्व करने वाला नहीं है, वो रूल करने वाला है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। सर, जब एक सेनेटर करोड़ों रुपए देकर सीट लेगा, सियासतदान जो है ना वो 5 साल बाद फिर कटहरे में खड़ा होता है। वो अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया अपने वोटर को, तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। कई हुकूमतें कैसे गई? लेकिन मुझे ये लगता है कि बताए ना, साहब ये बताइएगा कि अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग सियासतदान की टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है। फ्री मिल जाती है सेनेट की सीट। नहीं, मुझे इस बहस में मैं अभी नहीं जा रहा। नासिर मीन साहब हैं, सहाफी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है। नासिर साहब ये बताइए कि ये जो वाकया हुआ है, ये जो आज 11 लोग जो है वो बेचारे, मैं क्या कहूं कि कौन कसूरवार है उन 11 को जिनको पानी बहा के ले गया या आसमानी बिजली उन पर गिरी। जो पीडीएम में है उसके अलर्ट जारी होते हैं, उसके बावजूद वहां पर हमें कोई काम होता नजर नहीं आ रहा था। यहां तक हालत ये हो गई है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दरियाओं में फंस जाते हैं। जो वहां के मुतलका महकमे क्या कर रहे होते हैं उस वक्त जब सयाह वहां जाते हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर इस हवाले से बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा ने अगर पूरे सूबे की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट भी बाकायदा जारी की है इस हवाले से। तो अगर उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो जितनी भी सूबे में अगर हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से होने वाले नुकसान की बात की जाए, तो उसकी मुकम्मल बाकायदा रिपोर्ट भी जारी की जा चुकी है। आपने कोई केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर जो अलर्ट जारी किया था, कुछ अर्सा कबल मेरी नजर से गुजरा था कि वहां पीडीएम में अलर्ट जारी कर चुकी, क्या आपने केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर काम होते देखा? क्या आपने जो दरियाओं की जमीन को साफ होते हुए, यानी वहां पे कोई ना हो, ये सयाहों को कोई अलर्ट होते हुए देखा? पहले से बताया जाए, पानी तो ऊपर से आ रहा होता है और वो मैं डीसीओ सवाद साहब कह रहे थे कि जी पानी आया और इन्होंने ये बात सुनते नहीं है लोग। भाई लोग बात नहीं सुनते, आप डीसीओ हैं, क्यों नहीं सुनते लोग आपकी बात? उनकी जिंदगियों को खतरा है, आपने उनको वहां से निकालना है, उनकी जिंदगियां बचानी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है और इंतजामिया इस हवाले से इकदाम भी करती है अपनी तरफ से, लेकिन वो नामुकम्मल इंतजाम होते हैं। मैं तो यही कहूँगा। अभी इस बार अगर मैं बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो इस बार उन्होंने बताया एक बड़ा अच्छा प्लान तरतीब दिया है, लेकिन बात अमल मॉनसून आने के बाद तरतीब दिया है। जी जी अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अमीन साहब। अब देखिए कि आप मुझे बताइए कि मॉनसून की जो तैयारियां हैं एक्चुअली तो वो होनी चाहिए 2 माह पहले, यानी वक्त से पहले आप उन चीज़ों को करेंगे तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे ना। हमारे यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि हम हादसा का वेट करते हैं कि अब हादसा हो फिर हम जो है ना कोई अपना मामला आगे। इस मामले में मरियम नवाज साहिबा डिफरेंट हैं। जिस तरह स्मॉग का जो है उसके अभी से पूरा एक पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज और किस तरह सुपर सीडर्स आ रहे हैं, किस तरह से ये स्मॉग गन्स आ रही हैं, हर चीज़ जो है ना, और पीडीएमए को रेड अलर्ट पे किया हुआ है। ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं बड़ी प्रोएक्टिव हैं, वो रिएक्टिव नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मुझे फिर नजर आ रहे थे वासा के नालों के ऊपर सफाई होती हुई, इस दफा मुझे अभी वासा के नालों की सफाई भी होती हुई नजर नहीं आई कहीं पर। मैं इर्द गिर्द फिरते हुए मेरी नज़र से गुजरा, क्योंकि मॉनसून से पहले शुरू हो जाती हैं। अब इंतज़ार किया जाएगा कि कहीं पानी खड़ा होगा, लोग जो हैं उनको, बच्चे किसी के डूबेंगे, किसी कच्ची बस्ती में पानी जाएगा, फिर हम सफाई शुरू करेंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर इस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने पहले, तो ये तो वो नजर आ रहे होते हैं ना, क्रेनें सफाई कर रही होती हैं, वो आपको विजिबली नजर आ रहा होता है कि नदी नालों की सफाई, कोई जो वासा के नाले हैं उनकी सफाई हमें इस वक्त, मुझे मेरी नजर से हो सकता है कहीं हो रही हो, किसी 1-2 जगह हो, लेकिन उस एक्सटेंसिव जो हो जानी चाहिए थी। सड़कें खुदी हुई हैं, आपको पता ही नहीं इस दफा मानसून पे क्या होना है। जाए सदर की तरफ, जाए कैंट की तरफ, जाए शेखुपुरे की तरफ, रास्ते में देखें कैसे खुदी हुई हैं जगह, और जो मानसून पे होगा वो आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि मैडम मरियम साहिबा ने कितने इंतजाम किए हैं। ये हादसा होंगे क्योंकि खासी जगह पर लाहौर में कुछ, मेरा ख्याल है कम से कम 25 से 26 जगह हैं जो खुदी हुई हैं,
और मानसून में जो है वो इंतहाई खतरनाक है हादसात के हवाले से। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आप अभी जाके देखें ना, कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो उसके इर्द गिर्द मैडम जी कंस्ट्रक्शन सीजन को देखकर करनी चाहिए। वो मैंने खुद माल रोड के साथ साथ जो कार पार्क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, दाता साहब में हो रही है, उसमें बकायदा शीट्स लगा दी गई हैं। वो जो एक हादसा हुआ था उसके बाद मरियम साहिबा ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर दिया है जो आपके ये बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करें उन एरियाज को जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जो आप बात कर रहे थे नारान की, तो वो आपको मैं बता दूं, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें मिली है। ये शेखुपुरा की फैमिली है, उसमें 2 भाई थे और एक रिटायर्ड डीएसपी साहब के बेटे हैं जिनके पास ये डाला था। लेकिन मैं तो ये तो अवाम का भी वैसे देखे ना जाफरी साहब, ये गौर करें कि अवाम का क्या एटीट्यूड है। आप टिकटॉक बनाने के लिए ना आपको सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, ना आपको एहतियात करते हैं, फिर आप कैसा प्रेसिडेंट सेट करते हैं लोगों के सामने कि जनाब हम तो जनाब अपने डाले लेके दरिया में घुस जाएंगे, 2 लोग और उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, कोई किसी को रोकने वाला है ही नहीं, रोकता नहीं है, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। अभी जो खतरा है ना वो है फ्लैश फ्लडिंग का। ये जो सीजन है मानसून, ये फ्लैश फ्लड लेकर आता है। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी बहुत सारी जगहों पे फ्लैश फ्लड आए थे। उसको रोकना नॉर्मली किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे के बस की बात नहीं होती। जब फ्लैश फ्लड आता है तो वो जो इंतजामात हुए होते हैं उनको भी साथ ले जाता है। तो हर जगह सैलाब की नेचर डिफरेंट है हर जगह। मेरा पॉइंट ये है कि अगर फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, हमें पता है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये हमने फिनोमेना देखा है, हमें प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है अपनी कि हमें उसको भी संभालना ही। मैं इस चीज का एक्सक्यूज तो नहीं ले सकता कि फ्लैश फ्लड आ रहा है तो मैं इसलिए कोई इंतजामात नहीं करूंगा या मैं उसकी तैयारी नहीं करूंगा। और दूसरी बात है कि मॉनसून की तैयारी जो है वो 2 माह पहले हो जानी चाहिए, उस सारे मामले को क्लियर होना चाहिए। हादसा होता है, कुदरती आफात भी आती हैं, लेकिन आपकी तैयारी बता देती है कि आपने कितना वेल प्रिपेयर्ड थे उन सारी चीजों के लिए। हम वेस्ट में देखते हैं वहां पे ये सारे मामलात होते हैं, वो किस तरह से डील किए जाते हैं, हमें नजर आता है। हमारे यहाँ अगर आप मॉनसून जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन आप ये कहेंगे कि जनाब महकमे जो है वो अलर्ट हो जाए, जिस तरह अभी केपीके के अंदर कहा गया हाँ जी अभी प्लान बन रहा है, अभी प्लान बन गया, बहुत बेहतरीन है, तो उस प्लान का क्या करना है जो 11 बंदे तो अपनी जिंदगी की जान की बाजी हार चुके। मैं इस तरह से कभी क्रिटिसाइज नहीं करता सियासतदानों को, ना ही मेरा इस तरह का कभी मतमा नजर रहा है, ना मैं इल्जामात की गुफ्तगू भी नहीं करता। लेकिन आज मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा झंझोड़ सकूं उन तमाम हुक्मरानों को, अरबाब इख्तियार को, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम उनको, कि जो अपनी अपनी कम अज़ कम जिम्मेदारी पूरी करें। कुछ नहीं कर सकते तो इस मुल्क के अंदर कम अज़ कम इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना लें। जो इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना लेगा, कम अज़ कम आने वाले जो लोग हैं वो उनको दुआएं देंगे। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।